नमस्कार। आज हम करेंगे केदारनाथ द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर। केदारनाथ जो चंद्रगहना से लौटती बेर के कवि जो हैं वो केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनका जन्म जो है वो 1 अप्रैल 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसिन गांव में हुआ। और इन्होंने जैसे प्रयाग विश्वविद्यालय में बीए परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा पास करने के बाद बांदा में वकालत आरंभ कर दी। और अग्रवाल जी को अपने अध्यापक रामकृष्ण शिलीमुख से कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई और शीघ्र ही वे प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने यथार्थ की भूमि को आधार बनाकर काव्य की रचना की और वे वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। और सन 2000 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं जो हैं वो मुख्य रूप से ये हैं: नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, आज्ञा आईना, फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी। और जो इन्होंने निबंध, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी भाषा जो है वो सरल और सहज और सुबोध हिंदी है। और इन्होंने जैसे शब्दों का जो चयन किया है वो भाषानुकूल सटीक शब्दों का चयन जो वो किया है। और इनकी जैसे काव्य भाषा है वो मुक्तक छंद और गीति छंद में इनकी रचनाएं जो हैं वो मिलती हैं। और जैसे इसके अंदर जो चंद्रगहना से लौटती बेर ग्रामीण जुड़े, इसके अंदर इन्होंने ग्रामीण जीवन से जुड़े चित्रों को कवि ने प्रस्तुत किया है और सफलता प्राप्त की है। तो देख आया, जैसे हम सबसे पहले कोई भी कविता करते हैं तो संकेत करते हैं, फिर उसके बाद प्रसंग के अंदर जैसे कविता का नाम, कवि का नाम और जो आपकी बुक होती है उसका नेम होता है। और एक विशेषता होती है सरलार्थ का अर्थ आपको पता ही है कि सरल अर्थ, और सरलार्थ के साथ भावार्थ लिखा जाता है कि वो पद्य के अंदर कहना क्या चाहता है, उसका भाव क्या है। और अगर प्रसंग के बाद अगर व्याख्या की जाए तो उसको बहुत डिटेल में दिया जाता है और व्याख्या के साथ जो है वो विशेष लिखा जाता है। तो देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। तो इसमें जो ये जो पद्य है ये आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित चंद्रगहना से लौटती बेर से लिया गया है और इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। और यहाँ पर कवि ने ग्रामीण जो प्रकृति है उसका बहुत ही सुंदर और मन को हरने वाला वर्णन जो है वो किया है। और इसके अंदर कवि क्या कहता है कि मैं अपने गांव, जो लेखक का गांव है, मैं अपने गांव चंद्रगहना को देखकर लौट आया हूँ। देख आया चंद्रगहना, तो वो क्या कहता है कवि यहाँ पर कि मैं अपने गांव चंद्रगहना को देखकर लौट आया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। और वो कवि क्या कहता है कि मैं खेत की मेड़, जो किनारा बनाया जाता है, वहाँ पर अकेला बैठकर मैं इस दृश्य को साक्षात देख रहा हूँ। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, और छोटा सा चने का पेड़ जो है वो एक बित्ते के बराबर वो उगा हुआ है। और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है बांधे मुरैठा शीश पर, जैसे उसने अपने सिर के ऊपर छोटा सा मुरैठा मतलब एक पगड़ी सी जो साफा होता है वो पिंक कलर का बांध लिया हो, छोटे गुलाबी फूल का, जैसे गुलाबी रंग के फूलों का उसने अपने सिर के ऊपर साफा जो है वो बांध लिया हो। सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, और ऐसा लग रहा है कि पीला गुलाबी साफा पहने वह सजकर खड़ा हुआ है, मानो विवाह करने जा रहा हो। और पास में ही उसके
जो है वो अलसी हठीली अलसी अलसी जो है वो उगी हुई है, और जो देह की पतली है उसकी कमर जो है वो लचीली है, और नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और उसने उसके ऊपर नीले फूल जो है वो खिलाए हैं। वो इस तरह से लग रहे हैं मानो वह कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको, कि वो कह रही है कि जो मेरे इन नीले फूलों को छू देगा मैं उसको अपना हृदय जो है वो दान दे दूंगी। और सरसों की तो न पूछो, जो सरसों है वो भी चारों तरफ जैसे अपने पीले फूलों के साथ है, और वो भी ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे वो सयानी हो गई हो अब, और हाथ पीले कर ली हैं ब्याह मंडप में पधारी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसने अपने हाथों पर मेहंदी रच ली है, यानी कि हाथ अपने पीले कर लिए हैं, और ब्याह के मंडप में जैसे ब्याह का मंडप उसको प्रतीत हो रहा है, कल्पना कर रहा है कवि जैसे, तो वहाँ पर वो ब्याह के मंडप में पधारी हो। फाग गाता माघ फागुन आ गया है आज जैसे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फाग का मास जो फागुन महीना है वो फाग के गीत जो होली होती है उसके बाद जैसे जो त्योहार होता है अगले दिन जब रंग के साथ खेला जाता है तो उसको फाग का दिन भी कहा जाता है। तो उस दिन जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना जो है वो आ गया हो, और देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा हो, और प्रकृति का स्वयंवर जैसे हो रहा हो ऐसा कवि जो है वो कल्पना कर रहा है। प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा है, और प्रकृति का जो अनुराग जो उसका प्रेम रूपी आंचल है वो हिल रहा है, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे बसंत ऋतु का स्वयंवर हो रहा है और फागुनी हवा में प्रकृति का प्रेम भरा आंचल धीरे धीरे हिल रहा है। इसके अंदर जैसे क्या बताया है कवि ने, जैसे मानवीकरण किया है प्रकृति का, और ग्रामीण प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और मन को हरने वाला चित्र उसने प्रस्तुत किया है, और इसके अंदर तद्भव और तत्सम शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया गया है, और जैसे हाथ पीले करना मुहावरे भी कह सकते हैं, और इसके अंदर लाक्षणिकता भी विद्यमान है, और मुक्त छंद का प्रयोग जो है वो किया गया है। अलंकार अगर देखें तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जो है वो इसके अंदर किया गया है। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ पर प्रकृति को किस रूप में दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रकृति को मानव रूप के अंदर जो है वो दिखाया जाता है। तो इस विजय में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां नील तल में, जो उगी है घास भूरी। तो इसके अंदर कवि क्या कहता है कि इस सुनसान ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके अंदर जो प्रेम की भूमि है वो अधिक उपजाऊ है, क्योंकि यह स्थान जो है वो नगरीय जीवन से व्यापारिक जीवन से बहुत दूर है, चकाचौंध से बहुत दूर है, और यहाँ पर प्रेम की भूमि है, बहुत अधिक उपजाऊ है, और वहाँ पर एक नीचे तालाब है, और पैरों के तले एक पोखर होता है तालाब, एक तालाब है, उसके अंदर पानी में उठ रही इसमें लहरियाँ, उसके अंदर पानी में लहरें जो हैं वो उठ रही हैं, नील तल में जो उगी घास भूरी, और उसके नीले पानी जो है वो नीले नीले कलर का दिखाई देता है, उसके आसपास जो भूरे रंग की घास जो है वो उग रही है, ले रही वह भी लहरियाँ, और वह भी हवा में लहरियाँ ले रही है, यानी कि लहरा रही है। एक चांदी का सा गोल खंबा आँख को चमकाता, और सूर्य जो है वो जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चांदी का एक गोल खंबा आँखों में चमक रहा हो, यानी कि आकाश के अंदर जो चंद्रमा का गोल प्रतिबिंब वो पानी के ऊपर पड़ रहा है। चांदी का गोल खंबा
कवि ने चंद्रमा को कहा है। वो आंखों को चमका रहा है कई पत्थर किनारे और उसके किनारे पर पत्थर पड़े हुए हैं, पी रहे चुपचाप पानी और वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो अपने पानी को चुपचाप पी रहे हों। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके जो पत्थर पड़े हुए हैं वो हमेशा के लिए पानी पी रहे हैं और उनकी प्यास पता नहीं कब बुझेगी। और बगुला जो है वहाँ पर अपनी टांग को डुबोए पानी के अंदर खड़ा हुआ है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसने निद्रा ले रखी हो। देखते ही मीन चंचल, और जैसे ही वो मीन का मतलब होता है मछली, जब वो मछली को देखता है तो उसकी ध्यान निद्रा जो है वो टूट जाती है, वो उसको त्याग देता है और चट चबाकर चोंच में, और वो फटाफट मछली को चबाता है अपनी चोंच से और गले में डाल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया। और फिर कवि क्या कहता है, कवि क्या कल्पना कर रहा है कि एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया जो अपने श्वेत पंखों से झपाटे मारकर फौरन आती है और जो तालाब का जल है उसके हृदय के ऊपर टूट पड़ती है और एक उजली और एक सुंदर मछली को अपनी चोंच में दबाकर फिर से आकाश के अंदर जो है वो उड़ जाती है। तो इसके अंदर भी कवि जैसे कल्पना ही कर रहा है कि कैसे एक बगुला जो है वो टांग को डुबोकर खड़ा है और गांव का जैसे और पास सरोवर का उसने वर्णन किया है, जीव जंतु जो उसके आसपास हैं उनका वर्णन किया है। और जैसे इसके अंदर और क्या बताया है कि तत्सम और तद्भव शब्दावली का उसने मिला जुला प्रयोग जो है वो किया है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।